वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज जैसे कि टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश thoroughly, fluently, or as you wish, or as you watch and see people by speaking on the TV, on the roads, in the offices, on different, you can say, places. First of all, there are four things which are must be remembered by a student who wants to speak English. एक बंदा ख़ास तौर पर एक ऐसी बैकग्राउंड से जो बंदा तल्लक रखता है जो इंग्लिश मीडियम नहीं है, उर्दू मीडियम है, उसके लिए ज़रूरी है कि अगर वो इंग्लिश बोलना चाहता है, इंग्लिश बोलचाल को जो है वो हासिल करना चाहता है, अपनी महारत हासिल करना चाहता है, वो स्किल लेना चाहता है, तो उसमें सबसे पहले जो है आपको जो है वोकैबुलरी जो है ना एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि वोकैबुलरी जो है वो आप किस तरह आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सोचते रहना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं और उस जगह पे कोई उर्दू का लफ्ज़ आ गया, उर्दू के लफ्ज़ को आप सोचते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो जैसे ही आजकल तो जो है वो मोबाइल जो है वो बहुत आम है और ये एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है। पहले आज से कोई 20 साल पहले कोई इस तरह का जो है वो सिचुएशन नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता था और कोई भी बंदा जो है वो डिक्शनरी कैरी नहीं कर सकता था। आजकल आप डिक्शनरी आपकी पॉकेट में होता है, तो आप उर्दू का वो लफ्ज़ लिखें और आपको जो है इंग्लिश की का वो वर्ड जो है वो मिल जाएगा। तो वोकेबलरी का वर्ड जो नया आप कोई भी जो है वो लर्न करते हैं उसको आपने इस्तेमाल भी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्ड है जोकर। जोकर मीन अ पर्सन हु परफॉर्म बिफोर यू फॉर लाफिंग। यानी एक बंदा जो कि कोई इस तरह की परफॉर्मेंस करता है आपके सामने कि आप खुश होते हैं, आप हंसते हैं उसको देख के, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड जोकर। तो जोकर का जो वर्ड है इसको आपने यूज़ करना है अपने सेंटेंस में। जब तक आप उसको सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे उस वक़्त तक जो है वो ये वर्ड जो है आपकी जो मेमोरी है, जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो हार्ड डिस्क जो है वो इधर लगाई हुई है, उसमें फ़िक्स नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि कोई भी वर्ड जो आप लर्न करते हैं उस वर्ड को लर्न करने के बाद उसको सेंटेंस में यूज़ करें। जब आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो वो आपकी जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई हार्ड डिस्क होगी उसमें वो बैठ जाएगा। फिर उसके बाद वोकैबुलरी जो है वो किस तरह मज़ीद इम्प्रूव की जा सकती है या मजबूत की जा सकती है, आपको जो है वो एक हैबिचुअल होना पड़ेगा। हैबिचुअल किस हवाले से होना पड़ेगा रीडिंग के हवाले से। यानी आपको जो है वो कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ जर्नल्स पढ़ना पड़ेंगे, कुछ मैगज़ीन्स पढ़ना पड़ेंगे, कुछ जो है वो न्यूज़ चैनल्स जो हैं आजकल टीवी चैनल जो है वो चल रहे, वहाँ पे जो है वो सुननी पड़ेगी इंग्लिश। तो वहाँ से जो है वो आप अपने जो वर्ड्स हैं वो स्कीम करेंगे, निकालेंगे। वो वर्ड्स जिनकी आपको समझ नहीं आ रही वो आप स्कीम करेंगे, निकालेंगे और फिर उनके जो है वो मीनिंग भी ढूंढेंगे। फिर उनको जो है वो वही काम करेंगे जो मैंने कहा है कि आपने उसको यूज़ करना है किसमें, सेंटेंसेस में। जब सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं कोई भी वर्ड आप, तो उसके मीनिंग्स जो हैं वो आपके जहन में मजबूती के साथ बैठ जाते हैं। यानी आपकी जो मेमोरी है उससे वो निकल नहीं सकते। यानी वो आप गो थ्रू हो जाते हैं प्रैक्टिकली उस वर्ड के हवाले से। वरना बहुत से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्शनरी के जो है वो मीन्स याद कर लेते हैं, लेकिन जो है वो जब सर्टन मूवमेंट आती है उस वक्त जो है वो दे गेट फॉरगेट। वो उनको जो है वो समझ नहीं लगती कि जो है वो क्या उन्होंने जो है वो कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ करना है। जिसकी वो सबसे बड़ी जो खामी ये होती है कि उन्होंने वो मीनिंग जो याद किए थे उनको सेंटेंसेस में यूज़ नहीं किया था। तो न्यूज़पेपर को पढ़ें, टीवी चैनल्स पर जो है वो देखें, सुनें, मैगज़ीन्स को पढ़ें और उनमें से जो आपको जो वर्ड जिनके मीनिंग आपको नहीं आते उनको अंडरलाइन करें और फिर उनके मीनिंग जो है वो गूगल के थ्रू जो है वो आप ढूंढें और उनको राइट डाउन करें।
नीचे एक्सप्लेनेटरी भी जो है नीचे दी गई होती है, ख़ास तौर पर जब वो कोई मीनिंग देते हैं उसमें पता चल जाता है आपको कि ये किस सेंस में जो है वो ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर वर्ड है मॉडरेट। Moderate is a word which can be used in that kind of sense where we can apply that this person or this man is having that kind of sense which is acceptable by everyone, or everyone is acceptable by that person. यानी म्याना रहो। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर जो लिखते हैं साइमन is a moderate person towards life। यानी ज़िंदगी के हवाले से साइमन जो है वो बड़ा म्याना रहो है। किस तरह म्याना रहो है कि वो इतना ज़्यादा वो लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, यानी उसने उम्मीदें नहीं लगाई हैं। मॉडरेट जो है वो किसी ऐसे इंसान को कहा जाता है कि जो कि एक्सेप्ट करे, बर्दाश्त करे दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को। नेक्स्ट जी टेंसेस हैं। आपके पास जो है वो एक बहुत बड़ा जो है ना, सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है कि टेंस जो है ना वो आने आपको बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास टेंसेस का जो है वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर आप मुनासिब जो सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। आपके पास चाहे वोकैबुलरी कितनी भी ज़्यादा हो, अगर आपके पास टेंसेस नहीं है तो उसका वो लेवल नहीं आएगा, वो स्टैंडर्ड नहीं आएगा जो कि एकेडमिकली एक्सेप्टेबल है। वोकैबुलरी जिस बंदे के पास है वो गुजारा कर लेगा स्पीकिंग के हवाले से, लेकिन अगर वो रिटन एग्ज़ाम में जाना चाहता है तो रिटन एग्ज़ाम के हवाले से टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टेंसेस नहीं है, वोकैबुलरी फजूल है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन रोज़मर्रा रूटीन के लिए मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बंदा है जो कि टैक्सी चलाता है कहीं पे जाके, यूके में जाता है या यूएसए में जाता है या कनाडा वगैरह में, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट से लोग जो है जाते हैं, तो वो ब्रोकन इंग्लिश यूज़ करते हैं। ब्रोकन इंग्लिश में जो है वो ज़्यादातर जो चीज़ उनको हेल्प करती है वो वोकैबुलरी ही होती है। तो वोकैबुलरी से एक जो है वो आप एक अज्यूम कर लेते हैं मीन कि ये बंदा आपसे क्या बात करना चाहता है। जी, तो टेंसेस के हवाले से मैं यही कह रहा था कि आपको जो है आपके पास प्रॉपर एक नॉलेज होना चाहिए टेंसेस के हवाले से। अगर आपके पास वोकैबुलरी है भी तो फिर भी आप गुजारा कर लेंगे ब्रोकन इंग्लिश के साथ। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ रहे हैं या किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो प्रॉपर जो है वो मेथोडिकल जो एक लैंग्वेज है वो सीखना बहुत ही ज़रूरी है सिस्टमेटिकली। उसके लिए जो है वो वोकैबुलरी के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो टेंसेस हैं। ठीक है, टेंसेस के बाद ग्रामर है। मिसाल के तौर पर अगर आपको टेंसेस आते हैं और ग्रामर के नो हाउ नहीं है, यानी नो ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। टेंसेस में जिस तरह आपको पता है कि 3 टेंसेस हैं, यानी 3 ज़माने हैं, और ग्रामर में जो है वो ज़्यादा पोर्शन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है। जी, जब आप टेंसेस सीख लेते हैं तो टेंसेस सीखने के साथ साथ जो है वो पैरेलल, ये इस तरह नहीं होता कि आपने टेंसेस सीख लिए हैं और ग्रामर जो है वो आपने पीछे छोड़ दिया और उसको सीख ही नहीं रहे। जब आपने पहला टेंस स्टार्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसके साथ ही जो है वो आपने ग्रामर को भी साथ ही स्टार्ट कर देना है। यानी किस तरीके से जो सेंटेंस है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। पहले जो है वो सब्जेक्ट लगाया जाता है, उसके बाद जो है वो वर्ब लगाया जाता है, उसके बाद एडजेक्टिव लगाया जाता है, उसके बाद जो है वो एडवर्ब लगाया जाता है। एडजेक्टिव कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रामर के थ्रू ही आपको
पता चलेगा। वो ग्रामर को मोटी ज़बान में अगर कहें तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कहलाता है। टेंसेस आपको सिखलाएंगे कि सीक्वेंस जो है वो आपकी लैंग्वेज का, आपकी जो ज़बान है जिसको आप लिख रहे हैं वो किस तरह आना चाहिए, किस तरह आप अपना माफी और ज़मीर जो है वो प्रॉपर तरीके से बयान कर सकते हैं, किसी के आगे जो है वो रख सकते हैं, चाहे वो राइटिंग की हालत में हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश के हवाले से हो। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि ग्रामर बाज़ लोगों को जो है वो नहीं आती, लेकिन टेंसेस की जो है वो नो हाउ होती है, तो फिर वो फ़िक्रे कुछ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, यानी इस किस्म की जो है वो बोल चाल या राइटिंग के एक्सपर्ट हो जाते हैं कि जिससे जो है वो देखने वाला या पढ़ने वाला जो है वो या बोलने वाला उनके साथ जो इंटरेक्शन कर रहा है उसको थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि इसको जो है वो कुछ इसकी ग्रिप है इंग्लिश के ऊपर। लेकिन अगर आप प्रॉपर की बात करें तो वो ग्रामर का लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ग्रामर को लर्न किस तरीके से किया जा सकता है? ग्रामर को लर्न करने के लिए जो है वो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को सुनना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह जो है वो कौन से वर्ड किस तरीके से वो जो है वो किस सीक्वेंस के साथ जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरीके से ग्रामर जो है वो जब आप रीड आउट करते हैं चीज़ें बहुत सी, उससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा आप सीखते हैं। और सबसे बेहतर या बेस्ट मैं हमेशा ये कहता हूँ लर्नर वो होता है जो हर दफ़ा नई गलती करता है। यानी गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किस वजह से, वो इस वजह से कि जो आपको टीच कर रहा है वो ये समझ रहा है। जी, गलती के हवाले से, मिस्टेक्स के हवाले से बात हो रही थी कि अच्छा लर्नर वो है जो कि एक ही गलती बार बार नहीं करता बल्कि नई गलती हमेशा करता है। जब आप नई गलती करेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप पुरानी गलती बार बार दोहरा रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ तो पढ़ाने वाला जो है वो इस काबिल नहीं है, तो वो आपको बात जो है वो बता नहीं पा रहा, या आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो उस लेवल पर नहीं आ रहा जिस लेवल पे आपको टीचिंग करवाई जा रही है। तो इन दोनों में से किसी एक का गैप जो है उसको पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो मिस्टेक जो आप बार बार कर रहे हैं वो बार बार ना आए। चौथे नंबर पर आ जाती है जी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का बहुत ही जो है वो कॉमन सा जो है वो असूल है किसी भी चीज़ का। कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी स्किल आप हासिल करना चाहते हैं, तो वो एक सादा सी जो है कहावत है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है बेकार हैं। यानी ये थ्योरी है, बुनियादी तौर पर वोकैबुलरी, टेंसेस, ग्रामर, these are the three things which are theoretically considered. Practice is such a thing which is practically taken. इसको प्रैक्टिकली लिया जाता है। जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करेंगे तो फिर वो चीज़ आपको आपके गोशगवार होगी और आपकी जो एक हैबिट है वो बनेगी। और जब आप किसी भी चीज़ को एक हैबिट के तौर पर ले लेते हैं तो वो जो है वो नेचुरली आपकी ज़बान से जो है वो अदा होना शुरू हो जाते हैं उस तरीके से जिस तरीके से आप उनको अदा करना चाहते हैं। तो प्रैक्टिस करने का क्या तरीकाकार है? सबसे पहले तो जो है वो आपके अंदर जो हेजिटेशन है स्पीकिंग के हवाले से, इफ़ यू वांट टू स्पीक यू हैव टू रिमूव दैट हेजिटेशन विच यू आर हैविंग इन योर पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विजिट सम ऑफिस एंड यू हैव एबिलिटी टू स्पीक, you have to speak thoroughly. Don't consider that the person who is sitting opposite to you, that person is having more knowledge about English than you. That is not the matter. When you speak, you are also the same as that person who is tackling you. And also, if you are making practice on speaking, you have to speak with some your friends. For example, if you have a friend, but friend must be that who is having some seriousness in that practice as well. For example, that person also wants to speak English. If you speak English with that person who is not having you can say seriousness for learning English or speaking English, that is useless if you speak English with that person, because he will not respond to you. Okay, if you don't have
a person, if you don't have a friend before you, you can speak before standing to a mirror. If you speak before standing on a mirror, you can have a confidence. आप अगर एक आईने के सामने खड़े होकर, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर घर पर, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर भी अगर आप बोलते हैं उस आईने के सामने खड़े होकर, ड्रेसिंग टेबल के सामने, मिसाल के तौर पर आजकल तो बहुत कॉमन है, हर घर के अंदर मौजूद होती है ड्रेसिंग टेबल, तो यू कैन गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज को बोलने के हवाले से। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग जो है यहाँ पर उर्दू भी बोल लेते हैं, लेकिन बहुत बहुत कह सकते हैं कि बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सी जगहों पे जाके जो है वो उर्दू भी नहीं बोल पाते। यानी उनको उर्दू आती है, लेकिन बड़ी जगहों पे जाके वो उर्दू भी नहीं बोल पाते। किस वजह से? दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस, दे हैव शैकल्ड कॉन्फिडेंस। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो तितर बितर है, यानी उनका जो वो कंपोज नहीं है। तो कॉन्फिडेंस किस तरह हासिल किया जाता है? कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो ये 4 चीज़ें हैं। जब आपके अंदर ये चारों चीज़ें होंगी, यू कैन हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेके आती है। अगर आप अपने अंदर चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस आए, तो नॉलेज जिस टॉपिक पर आपने जाके बोलना है, यू मस्ट हैव प्रॉपर ग्रिप एंड 100% नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक विच यू आर एक्सप्रेसिंग विद अदर पर्सन। अगर आप दूसरे बंदे के साथ जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो टॉपिक, उसका नॉलेज आपके अंदर नहीं है, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। अगर आपके अंदर पूरा का पूरा नॉलेज, ये चारों स्टेप्स मौजूद हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली आएगा। ये तीनों स्टेप्स भी अगर हों तो इनफ किया जाता है कि जी ये आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस है। बहुत से लोगों को ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो पता होता है, यानी कर भी रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रैक्टिस नहीं होती। जब प्रैक्टिस नहीं है तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो उनके अंदर जो नॉलेज है, जो उनके अंदर स्पीकिंग एबिलिटी है, वो बाहर नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है इन चारों में। अगर आपके अंदर प्रैक्टिस होगी तो फिर कॉन्फिडेंस भी आएगा। और कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने जो है वो बोलें। क्लासेस में अगर आप क्लास ले रहे हैं स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग की क्लास में जब आपका टीचर आपको टॉपिक देता है कोई भी, उस टॉपिक के मतलब जो है वो इन रिटन जो है वो कुछ ना कुछ आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। जब आप इन रिटन लिख कर कुछ अपने पास रखेंगे तो बोलने के वक्त आपको बहुत ज़्यादा आसानी महसूस होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज का जो स्पीकिंग के हवाले से जो हमारा टॉपिक था वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और नेक्स्ट इसी तरह की कोई अच्छी वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।